बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाइसैकराइड्स को और पॉलीसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे। डाइसैकराइड्स को डबल शुगर कहा जाता है क्योंकि डाइसैकराइड्स दो मोनोसैकराइड्स के जुड़ने से बनते हैं और अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो इनसे हमें दो मोनोसैकराइड्स भी मिलते हैं। कुछ एग्जांपल हैं डाइसैकराइड की: सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट स्लाइड में जनरल रिएक्शन की बात की है, हाइड्रोलिसिस की। अगर किसी डाइसैकराइड को हाइड्रोलाइज किया जाए तो उससे दो मोनोसैकराइड मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है डाइसैकराइड की और ये भी बताया गया है कि कौन कौन से मोनोसैकराइड से मिलकर ये बना हुआ है। सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। माल्टोज बनता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो सुक्रोज बहुत ज़्यादा सोलेबल है, माल्टोज उससे कम सोलेबल है और लैक्टोज सबसे कम सोलेबल है वाटर में। द डाइसैकराइड्स आर जस्ट लाइक मोनोसैकराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन स्वीट सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज सेम है डाइसैकराइड की, तकरीबन देखने में प्रॉपर्टीज सेम है, क्रिस्टलाइन भी हैं, सॉलिड भी पाए जाएंगे। बस थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि मोनोसैकराइड से टेस्ट में थोड़ा सा कम स्वीट होंगे और सोलिबिलिटी उनसे भी थोड़ा सा कम होगी। इसके अलावा जो ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की होगी, अल्फा और बीटा एनोमर्स के बारे में, वो भी ऑप्टिकल रोटेशन भी ये डाइसैकराइड्स भी देंगे। इसी तरह सुक्रोज का कार्बन नंबर 2 जो रिंग बनाने में इन्वॉल्व है, दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से कार्बन के फ्री ना होने की वजह से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस शुगर की ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज दो माल्टोज के बारे में। ग्लूकोज और ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो माल्टोज बनेंगे। सेम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डाइसैकराइड का स्ट्रक्चर शो किया गया इसमें बॉल एंड स्टिक मॉडल से। अब इसके बाद अल्फा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से बीटा माल्टोज बना हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हाइड्रोलिसिस के बारे में बातें की गई हैं, इसको आप रीड करेंगे। और एंजाइम की कुछ बात की गई है जो कि इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता और जबकि स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है। दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, स्टार्च भी और सेलुलोज भी। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में है और इन ग्लूकोज की फॉर्म्स में, अल्फा और बीटा में। नेक्स्ट जब पॉलीसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर इस बात को क्लियर करेंगे कि क्यों इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। सेलुलेज एंजाइम डिफरेंट क्यों है अमाइलेज से? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन है जो कि रिड्यूसिंग करैक्टर शो करता है। ये बातें सारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड कार्बन एनोमेरिक थे। शुगर का, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन, तो वो दोनों ही कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व थे।
तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है इस तरह से। फर्मेंटेशन, अब कुछ यूजेस की बात कर रहे हैं। सुक्रोज और माल्टोज फर्मेंटेशन के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं, ब्रेक डाउन की जा सकती है इनकी। अगर सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, माल्टोज से दो ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलेंगे। लैक्टोज फर्मेंट नहीं होगा क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यीस्ट के पास लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। डाइसैकराइड को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल के बारे में ये स्लाइड है। इसके अंदर कॉपर आयंस को यूज़ किया जाएगा। कॉपर आयन से रिडक्शन के बाद, क्योंकि डाइसैकराइड जो भी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे वो मोनोसैकराइड्स की तरह ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देंगे। तो उस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा जो मोनोसैकराइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए होता है, जैसे कि बेंडिक टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट। लेकिन इसके अलावा अगर हमें ये चेक करना हो कि डाइसैकराइड है सॉल्यूशन में या मोनोसैकराइड है, तो उसके लिए डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि बेरफोर्ड रिएजेंट वगैरह। ये सारी बातें प्रैक्टिकल्स में डिस्कस की जाएंगी। सुक्रोज के बारे में की जा रही हैं। ये सब बातें यूजेस में लिखेंगे आप। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको यूजेस में या फंक्शंस में भी लिखा जाएगा। माल्ट शुगर बनती है माल्टोज से। ग्रेन में भी मौजूद होंगे, ये बार्ले में भी मौजूद होते हैं। मिल्क सोर हो जाता है, मतलब मिल्क में अगर बैक्टीरिया अपनी फर्मेंटेशन कर लेते हैं, इस तरह से लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, तो इस एसिड की वजह से मिल्क का टेस्ट है सोर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स पॉलीमर्स हैं मोनोसैकराइड्स के, यानी कि सिंपल यूनिट की बात की जाए, सिंपलेस्ट यूनिट की मोनोसैकराइड्स के, तो पॉलीसैकराइड्स के सिंपलेस्ट यूनिट मोनोसैकराइड होंगे। Polysaccharides are polymers of D-glucose, dextrorotatory glucose. Important polysaccharides are starch, glycogen, cellulose, chitin. स्टार्च की दो किस्में होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड स्टार्च होंगे। स्टार्च प्लांट के अंदर मौजूद है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। कभी भी इस ग्लूकोज की अमाउंट स्टोर नहीं हो सकती प्लांट में, कुछ प्लांट्स के अलावा, जैसे कि ग्रेप्स, डेट्स, इनके अंदर ग्लूकोज स्टोर होती है और बाकियों के अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ग्लूकोज को ही स्टोर किया जाए, क्योंकि ग्लूकोज सोलेबल है वाटर में, जो सोलेबल सब्सटेंस होती हैं वो वाटर पोटेंशियल पर अफेक्ट करती हैं। अगर ग्लूकोज 1 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करना पड़े तो उसके साथ साथ बहुत सारा वाटर भी स्टोर करना होगा। और अगर इनसोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए ग्लूकोज को, जैसे कि स्टार्च, तब ज़्यादा वाटर की अमाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सोलेबल नहीं है तो वाटर पोटेंशियल पे भी अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये सिर्फ उस पॉइंट पे होगी जहाँ पे एक ब्रांच बनी होगी। नेक्स्ट डायग्राम में भी इसको देखते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि
पोटैटो रिच सोर्स है और ब्रांचेस और अनब्रांच चेन भी दिखाई गई हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शो किया गया है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ये अमाइलोज के लिए, और दूसरी साइड पे अमाइलोपेक्टिन के लिए। अमाइलोपेक्टिन क्योंकि ब्रांच हैं, ब्रांच वाले पॉइंट पे 6th कार्बन एक ग्लूकोज का और दूसरे का 1st कार्बन भी इन्वॉल्व होगा। अब इस जगह पे ये ज़रूर याद रखना है कि इस जगह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और जो स्टार्च सेलुलोज होगी उसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन की तरह है, यानी कि ब्रांच्ड है और अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से ब्रांच बनेगी, मतलब कि ब्रांच ज़्यादा ग्लूकोज के मालिक्यूल आने से पहले पहले ही बन जाएंगी। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है क्योंकि एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होगा। डायग्राम में स्टार्च और ग्लाइकोजन की स्टोरेज दिखाई गई है। स्टार्च को स्टोर किया गया है क्लोरोप्लास्ट में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर किया गया है। इसके अलावा मसल्स में भी स्टोर हो सकता है ग्लाइकोजन कुछ अमाउंट में। डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्रांचेस हैं। ग्लाइकोजन सिर्फ ब्रांच फॉर्म में होगा, अनब्रांच फॉर्म में नहीं होगा। इस डायग्राम में भी अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का कंपैरिजन किया गया है कि ब्रांचेस ग्लाइकोजन के अंदर ज़्यादा हैं। एमसीक्यू के तौर पे एग्जाम में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली ब्रांच्ड। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड शो किए गए हैं। माइक्रोफिब्रिल किस तरह से बनेगा वो दिखाया गया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड से ऑक्सीजन और दूसरी साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हैं और इनको ब्रेक होने में काफ़ी एनर्जी चाहिए है। सेलुलोज के बारे में स्टार्ट में भी बात की थी कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न अब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेलुलोज के अंदर 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसको हमारा अमाइलेज एंजाइम ब्रेक नहीं कर सकता, इसकी क्लीवेज नहीं की जा सकती, तो इसके लिए हमें कोई दूसरा एंजाइम चाहिए होगा। हर्बीवोर्स में गट के अंदर ये एंजाइम मौजूद होगा और गट में कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मौजूद हैं जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है काइटन। काइटन भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। काइटन बहुत ही हार्ड मटेरियल है और सेम उसी तरह ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काइटन इंसेक्ट में भी एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, फंजाई की सेल वाल में, और हार्ड मटेरियल है जो कि प्रोटेक्शन करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
काइटन का जो, क्योंकि काइटन भी पॉलीसेकेराइड है तो काइटन का कोई एक सिंपल यूनिट होगा या सिंपलेस्ट यूनिट होगा। जैसे कि स्टार्च के अंदर ग्लूकोज था तो इस जगह पे ग्लूकोज के बजाय एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन इसका सब यूनिट है। एसिटाइल ग्रुप और अमाइन सेकंड कार्बन पे अटैच हैं, इस वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया एसिटाइल अमाइन ग्लूकोज। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, सेलुलोज और काइटन में डिफरेंस दिखाया गया है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेकंड कार्बन पे एसिटाइल अमाइन ग्रुप अटैच। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज दिखाए गए हैं। अगर हमें कोई स्टार्च चाहिए होगी तो मेन सोर्स होगा उसका पोटैटो। ग्लाइकोजन की स्टोरेज या उसका सोर्स लीवर है। एलजी या कोई भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेलुलोज है, सेल वाल सारा मटेरियल सेलुलोज से बना है। और काइटन जो है एक्सोस्केलेटन पर मौजूद होगा। एक टिक की डायग्राम दिखाई गई। अमाइलोज और सेलुलोज में डिफरेंस दिखाया गया है। बीटा ग्लूकोज का और अल्फा ग्लूकोज का डिफरेंस है। तो बॉन्ड इसके अंदर अमाइलोज में नीचे की तरफ बन रहा है और अमाइलोपेक्टिन सॉरी सेलुलोज में बॉन्ड ऊपर की तरफ बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल सेम अरेंजमेंट में हैं, लेकिन सेलुलोज में एक मालिक्यूल ऊपर की तरफ है, दूसरा मालिक्यूल इन्वर्टेड है। फिर नेक्स्ट मालिक्यूल ऊपर की तरफ होगा और उससे नेक्स्ट मालिक्यूल इन्वर्टेड होगा, यानी कि 180 डिग्री पे रोटेट करता है हर एक मालिक्यूल, नया आने वाला मालिक्यूल। फिर दोबारा से बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स भी हैं, लेकिन जहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। पॉलीमर विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज सेलुलोज। सेलुलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है क्योंकि इसका ग्लूकोज बीटा एनोमेरिक फॉर्म में है।